गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे जॉर्ज एलियट के नावल एडम बेड के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में जॉर्ज एलियट यानी कि मैरी एन इवांस की बायोग्राफी। इनका जन्म हुआ था 22 नवंबर 1819 को और मृत्यु हुई थी 22 दिसंबर 1880 को। इनके दूसरे नाम मैरी एन या मैरियन कहते थे, जो अपने पेन नेम यानी कि जिस नाम से ये नॉवेल्स लिखती थी, अपनी रचनाएं लिखती थी, जॉर्ज एलियट के नाम से जानी जाती थी। एक इंग्लिश यानी कि ब्रिटिश नॉवेलिस्ट, पोएट, जर्नलिस्ट, ट्रांसलेटर और विक्टोरियन एरा की लीडिंग राइटर थी। उन्होंने 7 नॉवेल्स लिखे थे, जिनमें से सबसे पहला है एडम बीड, जिसे लिखा गया था 1859 में, द मिल ऑन द फ्लॉस 1860 में, सिलास मार्नर 1861 में, रोमोला 1862, 1863 में कंप्लीट हुआ था ये रोमोला इनका, फेलिक्स होल्ट द रेडिकल 1866 में, मिडिल मार्च 1872 में कंप्लीट हुआ था, डेनियल डेरोंडा 1876। चार्ल्स डिकेंस और थॉमस हार्डी की तरह वो भी प्रोविंशियल इंग्लैंड से आई थी, इमर्ज हुई थी। ज़्यादातर उनके वर्क्स जैसे कि हार्डी के वेसेक्स में सेट थे, वैसे ही इनका एक इन्वेंटेड फिक्शनल रीजन था जिसको इन्होंने एडम बीड में, हम आगे डिस्कस करेंगे, डेवलप किया था इन्होंने। इनके वर्क्स जाने जाते हैं रियलिज्म, साइकोलॉजिकल इंसाइट, सेंस ऑफ प्लेस और कंट्री साइड के डिटेल्ड डिपिक्शन के लिए। मिडिल मार्च इनका जो नॉवेल है उसको वर्जीनिया वुल्फ ने कहा था वन ऑफ द फ्यू इंग्लिश नॉवेल्स रिटन फॉर ग्रोन अप पीपल, यानी कि उन कई सारे नॉवेल्स में से एक जो वयस्कों के लिए लिखा गया है। वर्जीनिया वुल्फ ने मिडिल मार्च के बारे में कहा था। और मार्टिन एमिस और जूलियन बार्न्स एज द ग्रेटेस्ट नॉवेल्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो ये था जॉर्ज एलियट की शॉर्ट बायोग्राफी। एडम बीड जॉर्ज एलियट के द्वारा लिखा गया एक नॉवेल है। स्टोरी पर आते हैं। तो इस नॉवेल में 4 कैरेक्टर्स होते हैं जो फिक्शनल कम्युनिटी हे स्लॉप में रहते हैं, जो कि एक रूरल, पास्टोरल और क्लोज नेट कम्युनिटी है 1799 के दौरान। एडम बीड नॉवेल रिवॉल्व करता है लव रेक्टेंगल, लव ट्रायंगल मतलब 3 लोगों के बीच, रेक्टेंगल मतलब 4 लोगों के बीच, लव अफेयर्स के बीच में, अमंग द ब्यूटीफुल बट सेल्फ एब्जॉर्ब्ड हैटी सोरेल, जिनमें से खुद में ही खोई रहने वाली और सुंदर हैटी सोरेल है। कैप्टन आर्थर डॉनिंथ्रोन दूसरे कैरेक्टर हैं, जो कि यंग स्क्वायर हु सेड्यूसेस हर, एक यंग स्क्वायर हैं जो हैटी सोरेल को सेड्यूस करते हैं। एडम बीड हर एक्नॉलेज्ड शूटर हैटी का, एंड डिना मोरिस हैटी की कजिन, जो कि फर्वेंट, वर्चुअस, ब्यूटीफुल मेथडिस्ट है और एक ले प्रीचर है। तो स्टोरी आगे बढ़ती है। एडम, जो कि एक लोकल कारपेंटर है, जिसे जाना जाता है उसकी इंटीग्रिटी और इंटेलिजेंस के लिए, इज इन लव विद हैटी, वो हैटी से प्रेम करता है। बट हैटी इज अट्रैक्टेड टू आर्थर, आर्थर के प्रति ज़्यादा आकर्षित है। द लोकल स्क्वेयर्स चार्मिंग ग्रैंडसन एंड हेयर, जो कि आर्थर वहाँ के स्थानीय स्क्वेयर का एक चार्मिंग सुंदर ग्रैंडसन है और उस स्क्वेयर का उत्तराधिकारी भी है। फॉल्स इन लव विद हिम, वो उससे प्रेम कर बैठता है। When Adam interrupts a tryst between them, जब उन दोनों के बीच में, आर्थर और हैटी के बीच में एडम दखल देता है, तो एडम एंड आर्थर फाइट, वो दोनों लड़ते हैं। आर्थर एग्रीज टू गिव अप हैटी, उस लड़ाई के बाद आर्थर हैटी को छोड़ देने का वायदा करता है। एंड लीव्स हे स्लोप टू रिटर्न टू हिज मिलिशिया, और अपनी सेना में लौट जाने का वादा करता है, हे स्लोप छोड़ देने का वादा करता है। उसके जाने के बाद हैटी सोरेल एग्रीज टू मैरी एडम, आर्थर के जाने के बाद हैटी सोरेल
एडम से शादी करने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन जल्द ही बिफोर दियर मैरिज, उनकी शादी के पहले उसे पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। इन डेस्परेशन, हताशा में, हेटी लीव्स इन सर्च ऑफ अर्थर। हताशा में जब उसे पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसे मालूम था कि शी हैड एन अफेयर विद आर्थर, देन शी कंसीडर दैट दिस चाइल्ड इज आर्थ। तो उसकी खोज में वो निकल पड़ती है, लेकिन उसे खोज नहीं पाती। Unwilling to return to village on account of shame and ostracism she would have to endure, वो गांव नहीं लौटना चाहती, ये सोचकर कि जो शर्म और बहिष्कार उसे गांव में झेलना पड़ेगा वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। She delivers her baby with the assistance of a friendly woman she encounters। तो एक मित्रवत यानी कि अच्छी महिला से मिलती है जो उससे उसका बेबी डिलीवर करने में मदद करती है। She subsequently, out of shame, शर्म के मारे, डर के मारे, समाज के डर के मारे, abandons the infant in the field, किसी खेत में ले जाकर उस बच्चे को छोड़ देती है। Not being able to bear the child cries, जब बच्चा रोता है तो उसकी चीख पुकार को सहन नहीं कर पाती। She try to retrieve the infant, वो बच्चे को वापस प्राप्त करने की कोशिश करती है। She is too late, बहुत देर हो गई होती है। The infant having already died of exposure, काफ़ी देर तक खुले में रहने के कारण द इन्फेंट डाइड। हेटी इज कॉट, हेटी को पकड़ लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। ट्राइड फॉर चाइल्ड मर्डर, चाइल्ड मर्डर के लिए उस पर मुकदमा चलाया जाता है। सी इज फाउंड गिल्टी, वह अपराधी पाई जाती है। सेंटेंस टू हैंग, और फांसी की सजा पाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर, डिना एंटर्स द प्रिजन एंड प्लेजेस टू स्टे विद हेटी अंटिल द एंड। डिना कौन है? हेटी की कजिन है। जब हेटी प्रिजन में होती है, जेल में होती है, उसे सज़ा मिल गई होती है, तो वो उसके पास आती है और उसके साथ अंत तक, यानी कि जब तक कि हेटी को फांसी नहीं हो जाती, उसके साथ रहने की कसम खाती है। हर कंपैशन ब्रिंग्स अबाउट हेटीज कॉन्ट्राइट कन्फेशन। अब जब दिना, उसकी कजिन, उसे इस तरह की दया दिखाती है तो वो अपना कन्फेशन करती है, यानी कि अपनी बात कबूलती है कि उसने क्या किया था। जब आर्थर डॉनिंथ्रोन अपनी सेना से छुट्टी लेकर आता है अपने ग्रैंडफादर के फ्यूनरल पर, हियर्स ऑफ हर इम्पेंडिंग एग्जीक्यूशन, हेटी के आने वाले एग्जीक्यूशन यानी कि उसकी फांसी के बारे में सुनता है तो भाग कर कोर्ट जाता है। हैज द सेंटेंस कम्यूटेड टू ट्रांसपोर्टेशन, तो उस फांसी की सजा को बदलवा देता है और उसे किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने के बारे में भी फैसला करवा लेता है। ये सब होने के बाद लास्ट में एडम बीड सेंट्रल कैरेक्टर और डिना हेटी की कजिन, हु ग्रेजुअली बिकम अवेयर ऑफ देयर म्यूचुअल लव, जो अपने म्यूचुअल लव के बारे में धीरे धीरे जान जाते हैं, मैरी, शादी करते हैं, लिव पीसफुली विद हिज फैमिली, और अपने परिवार के साथ शांतिपूर्वक सुकून से रहते हैं। तो ये थी स्टोरी हमारी एडम बीड की, जो लिखी गई है जॉर्ज एलियट के द्वारा। तो आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।